तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ की पूरी टीम और फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर एंशियंट रैलम के अंदर एंटर कर जाते हैं। उन लोगों के सामने इमॉर्टल डोमेन मौजूद होता है। तभी गु यून जा करके अपने सामने मौजूद स्टोन को टच करता है और तभी उसे पता चलता है कि उसके एंसेस्टर्स को मारने वाला असल में ओरिजिन लैंड से आया था, बल्कि उसके एंसेस्टर यहाँ पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर लुई मू से नहीं हारे थे। वहीं पे शीहाओ को भी पास्ट के एल्यूजन्स नजर आते हैं, जहाँ पे वो देखता है कि एक लेडी जिसका नाम जी जियांग है वो असल में फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर लुओ मू से फाइट कर रही होती है और उसने उन्हें हरा भी दिया होता है और साथ में वो शीहाओ को पोट्री भी बता रही होती है और साथ में उसे क्रॉस करने के लिए कह रही होती है पूरी सी को। मगर तभी वहां पे उन लोगों को एक सितार की धुन की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से शी हाउ इस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस स्टोन को दिखाया जाता है जिसे अभी गु यून ने टच किया था। वो धीरे धीरे करके उसके अल्फ़ाबेट रेड कलर के होने लगते हैं और वहीं पे लगातार उस सितार की धुन भी उन लोगों को सुनाई दे रही होती है। एक साइड फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर खड़े होते हैं और दूसरी साइड शी हाउ की टीम। तभी वहां पे गुमू फिर से उसी स्टोन को छूता है और कहता है कि हो सकता है कि मेरे एंसेस्टर उसी जगह से बिलोंग करते हैं जिस जगह से ये स्टोन की लिखावट बिलोंग करती है। हो सकता है कि ये स्टोन भी उसी जगह से आए हों। ये कहते हुए वो उस स्टोन को फील करने लगता है, मगर तभी वहां पे पीछे से ग्रेट एल्डर की आवाज आती है और वो कहते हैं कि गु यून, इमॉर्टल एंशिएंट एरा में जब हमारी बैटल फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से हुई थी तो उस दौरान कई सारे अदर रैलम के भी पावरफुल कल्टीवेटर्स हमारे रैलम में आकर के उस वॉर के दौरान हम सभी लोगों को मदद पहुंचाई थी। मगर उसके बाद से हमें उन लोगों के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं मिली और इन सब चीज़ों को देखने से तो यही लगता है कि शायद वो लोग पूरी ही तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। मगर यहाँ पे फिर भी गु यून उसी स्टोन को छू करके काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर सी फीलिंग को फील कर रहा होता है, क्योंकि लिए इस स्टोन के अंदर से गु यून को बहुत ही ज़्यादा अपनापन महसूस हो रहा होता है, क्योंकि इस स्टोन के चारों ही तरफ उसके ही एंसेस्टर का ब्लड होता है। मगर तभी फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स कहते हैं कि यहाँ पे ये लोग कितनी बकवास बातें कर रहे हैं, हमारे सामने जो स्टोन मौजूद है वो तो कई सारे टुकड़ों में टूट चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे एंशिएंट एंसेस्टर ने इन सारे ही स्टोन के स्क्रिप्चर को तबाह कर दिया होगा। हम लोगों को तो यहाँ पे खुश होना चाहिए कि आखिर हमारे एंसेस्टर कितने ज़्यादा पावरफुल थे। वो लोग यहाँ पे 9 हेवन 10 अर्थ के सारे ही कल्टीवेटर्स को बुली करने लगते हैं अपनी बातों से, मगर यहाँ पे वो लोग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। मगर तभी वहाँ पे वूरन कहता है कि बस बहुत हो गया, अब हम इन सारे ही स्टोन को अपने रैलम में लेके जाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर ये सारे ही स्टोन किस जगह से आए हैं। ये कहने के साथ वो अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को समन कर लेता है और काफ़ी पावरफुल अटैक उन सारे स्टोन्स के ऊपर करने वाला होता है। मगर तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ऐसा सोचना भी मत। ये कहने के साथ वो तुरंत वहाँ पे अपने वॉर बैनर को समन करते हैं और उन सारे ही स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन स्टोन के सामने अपने वॉर बैनर को अपीयर कर देते हैं और उसकी पावर को अनलेश करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर तभी वहाँ पे वूरन रुकता नहीं है, वो सीधा ही काफ़ी पावरफुल अटैक अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट से सीधा ही ग्रेट एल्डर के वॉर बैनर के ऊपर कर देता है। ये पावर आपस में जैसे ही एक दूसरे से टकराती है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। कुछ पल के लिए ये जगह पूरी ही तरीके से शांत हो जाती है, मगर सडन वो सारे ही स्टोन टूट के बिखरने लगते हैं और बहुत ही तेज़ी से पीछे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे पीछे अपने आप एक इमॉर्टल मेंशन अपीयर हो चुका था। अब यहाँ पे उस मेंशन को देख करके ग्रेट एल्डर अपने सारे ही साथियों से कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पे ये सारे ही ट्रेजर्स को फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से बचाना होगा। ये सारे ही ट्रेजर्स
हमारे रैलम से बिलोंग करते हैं और साथ में वो सारे ही स्टोन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन से तो हमें उस सितार की धुन की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसलिए जल्द से जल्द उस तरफ चलो। ये कहने के साथ वो अपने वॉर बैनर को अपने पास रख लेते हैं और वहाँ पे मौजूद सभी कल्टीवेटर्स को आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। तभी शीहाओ की पूरी ही टीम बारी बारी करके टेलीपोर्ट होकर के बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए उस स्टोन की डायरेक्शन में जाने लगती है और उस धुन को फॉलो करने लगती है। वहीं पे फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर पीछे खड़े होकर के इन लोगों को देख रहे होते हैं और वहीं पे हम शीहाओ को भी देखते हैं जो कि अपने दाव स्टेप पैटर्न का इस्तेमाल करके बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ भागते हुए जा रहा होता है। इनफैक्ट वो ग्रेट एल्डर को भी रफ्तार में क्रॉस कर चुका था। यहाँ पे शीहाओ बहुत ही शानदार तरीके से लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द आगे पहुंचना था। मगर वहीं पे हम वो रन को देखते हैं कि अपने लेफ्ट हैंड में खड़े हुए दी तुई और राइट हैंड में खड़े हुए हे जी मिंग से कहता है जल्दी से जल्दी सब के सब मेरे पीछे चलो। ये कहने के साथ वो सब के सब अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट के ऊपर सवार होकर के शीहाओ की पूरी ही टीम का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे ग्रेट एल्डर अपनी टीम को लीड करते हुए आगे बढ़ रहे थे मगर तभी जमीन को फाड़ करके एक अनडेड इमॉर्टल की बॉडी अपीयर होती है जो कि पूरी ही तरीके से स्केलेटन था और वो आकर के सीधा ही शीहाओ की पूरी ही टीम के सामने खड़ा हो चुका था, जिसे देख करके ग्रेट एल्डर अपने सारे ही साथियों को अलर्ट करते हैं और तुरंत शीहाओ की द लव इमॉर्टल शॉट को समन करके काफ़ी पावरफुल डबल स्लैश अटैक उस अनडाइंग इमॉर्टल की अनडेड बॉडी के ऊपर कर देते हैं। ये स्लैश अटैक इतना ज़्यादा वायलेंट होता है कि उस अनडेड वॉरियर की छाती को फाड़ करके दूसरी साइड निकल जाता है। वहीं पे ग्रेट एल्डर अपने सारे ही डिसेबल्स को बचाने की खातिर वॉर बैनर को समन करके उसे गोल गोल अपने सारे ही कल्टीवेटर्स के चारों ही तरफ लपेट देते हैं, जिसकी वजह से वो सब अब प्रोटेक्ट हो चुके थे क्योंकि उन लोगों के सामने अभी भी उस इमॉर्टल की डेड बॉडी खड़ी होती है और उस बॉडी के बीच में जो कि ग्रेट एल्डर ने अटैक किया था अपनी इमॉर्टल दालाउ शॉट से, उसकी वजह से उस बॉडी के बीच में गैप बन चुका था। अब उसी गैप का सहारा लेकर के ये लोग एक पार से दूसरे पार जा रहे होते हैं। वहीं पे उन लोगों के पीछे इमॉर्टल रैलम के कल्टीवेटर भी होते हैं, जहां पे वूरेन आसमान में देखते हुए कहता है कि ये अनडाइंग इमॉर्टल असल में हमारे ही रैलम से बिलोंग करते हैं और ये लोग अक्सर अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत ब्लड एसेंस बचा के रखते हैं मरने के बाद कि ये लोग उसका इस्तेमाल करके वक्त आने पे और सही समय पे खुद का रीइंकार्नेशन कर सकें। मगर मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे रैलम के इन इमॉर्टल की बॉडी के अंदर ज़रा सा भी ब्लड एसेंस मौजूद नहीं है। ये पूरी ही तरीके से एक कंकाल है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे वूरेन एकदम शॉक्ड होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि इतने पावरफुल इमॉर्टल कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर ज़रा सा भी रत्ती बराबर भी ब्लड एसेंस ना मौजूद हो, जैसे कि किसी ने इस पावरफुल इमॉर्टल की बॉडी के अंदर से हर एक खून के कतरे को एब्सॉर्ब कर लिया हो। वहीं पे हम देखते हैं कि अब वो सभी लोग उस इमॉर्टल की बॉडी के अंदर इंटर कर चुके थे, जहाँ पे चारों ही तरफ अंधेरा हो चुका था मगर सडन वहाँ पे रोशनी उजागर होती है और हम वहाँ पे इमॉर्टल किंग और मिस जियांग को देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इमॉर्टल किंग और मिस जियांग के बीच में एक गुप्त रिलेशन था और मिस जियांग जो कि एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल हुई थी, उनके अकॉर्डिंग फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से इसी एंशियंट रैलम में फाइट करने के लिए। और इस समय शीहाओ की पूरी ही टीम उनके ही करीब जा रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस जियांग जो कि एक इमॉर्टल गोस्ट के नाम से फेमस थी, जब वो इमॉर्टल रैलम के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तो उनके सामने ही गेट तक को बंद कर दिया गया था। और तभी हम देखते हैं कि शीहाओ की पूरी टीम फाइनली उस मेंशन के करीब आ चुकी थी जिसके अंदर से धुन निकल रही थी। वहीं पे फॉरेन रैलम के भी सारे ही कल्टीवेटर उस जगह पे आ जाते हैं। वहीं पे मिस जियांग अपने सितार को बजा रही होती हैं और उनके पीछे उनका फेनिक्स होता है। तभी शीहाओ कहता है कि कुछ पल पहले जो मैंने इल्यूजन देखा था वो शायद इसी रैलम का था और ये जो सितार की धुन है वो भी सेम वैसी ही है। तभी हमें पता चलता है कि ये असल में एंशियंट इमॉर्टल बैटलफील्ड रूइंस है, जहाँ पे मिस जियांग अपने सितार को बजा रही होती हैं और वहीं पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर इस धुन को सुनकर के एकदम मनमोहित हो चुके थे। उनके अकॉर्डिंग ये शायद ट्रेजर गार्डियन है
जो कि अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, मगर यहाँ पे जो धुन वो बजा रही होती हैं वो धुन इतनी मधुर होती है कि वो सब के सब उनके चेहरे को देखने की डिमांड कर रहे थे। मगर वहीं पे मिस जियांग अपनी पावर को बहुत ही तेज़ी से अनलिश करके अपनी धुन को बहुत तेज़ से बजाती हैं, जहाँ पे सारे ही इमॉर्टल रैलम के कल्टीवेटर जो कि अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट के ऊपर खड़े थे, उस धुन की वजह से अब वो लोग बहुत ही तेज़ी से मनमोहित होने लगते हैं और उनका सर वहाँ पे घूमने लगता है। अब यहाँ पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन लोगों के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे लगातार मिस जियांग अपनी धुन को और तेज़ी से बजाए जा रही होती हैं। तभी शी हाउ अपनी पावर को अनलिश करके 9 केव टेक्निक को परफॉर्म करता है और तुरंत काफ़ी पावरफुल अटैक अपने सामने मौजूद उस पैलेस के ऊपर कर देता है, जहाँ से वो धुन उन लोगों को सुनाई दे रही थी। क्योंकि लिए वहाँ पे उन लोगों के सामने जो पिलर होता है उसके पीछे ही मिस जियांग बैठी होती हैं। जैसे ही शियाओ ने ये अटैक किया था, वहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है, मगर यहाँ पे जब चेले ने अटैक कर दिया है तो भला टीचर कहाँ ही पीछे रहता। ग्रेट एल्डर तुरंत वहाँ पे मॉर्टल तालाउ सॉर्ड को समन करते हैं और काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक शी हाउ के साथ ही में कर देते हैं। ये अटैक इतना ज़्यादा ब्रूटल होता है कि उस पैलेस को फाड़ करके रख देता है और पीछे स्पेस पोर्टल तक वहाँ पे खुल चुका था। चारों ही तरफ अब स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लोट करने लगती है और अब इन लोगों के सामने मिस जियांग का चेहरा विजुअल हो चुका था। अब यहाँ पे सब के सब मिस जियांग को देख पा रहे होते हैं कि यहाँ पे उन लोगों को कभी कंकाल में तो कभी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नजर आ रही थी। ये देख करके फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर जो कि इस धुन को सुन करके उन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझ रहे थे, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वहीं पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि शायद ये वही इमॉर्टल सितार मास्टर है जो कि इस जगह पे मारी गई थी। मगर तभी हम वहाँ पे मिस जियांग को देखते हैं जो कि अपनी धुन को अब धीरे धीरे करके बढ़ाए जा रही होती हैं और अपनी उंगलियों को और तेज़ी से चला रही होती हैं। उनका रूप भी वक्त रहते बदल भी रहा होता है, बारी बारी करके, कभी ह्यूमन तो कभी पूरी ही तरीके से कंकाल। तभी मिस जियांग के पीछे जो उनकी फिनिक्स लेटी होती है वो अपनी पावर को अनलिश करती हैं, जहाँ पे एक काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही आसमान में जाता है और एक ब्लास्ट होता है और तभी वही फेनिक्स जाग जाती है और अपनी पावर को अनलेश करती है, जिसे देख करके सब के सब एकदम हैरान हो जाते हैं। मगर वहीं पे शिया कहता है कि क्या एक और फेनिक्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी हमारे ही उन हीरोज़ में से एक हैं जो कि बैटल के दौरान बहुत साल पहले ही मारे गए थे। ये बात वो ग्रेट एल्डर से पूछ रहा होता है। वहीं पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये जो लेडी सितार को बजा रही है वो असल में विंड इंलाइटमेंट इमॉर्टल सितार है, और जो तुम इस फेनिक्स की बात कर रहे हो तो ये फेनिक्स अब मर चुकी है। ये सिर्फ एक कंगाल है, इसके अंदर ना ही सोल है और ना ही इसकी कोई स्पिरिट, बल्कि इसके अंदर ब्लड एसेंस भी नहीं है। इसे यहाँ पे कोई कंट्रोल कर रहा है, इसलिए सब के सब ध्यान से अपने गार्ड को नीचे मत करना, सब के सब तैयार रहना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़रा से भी लापरवाही हमारे लिए मुसीबत का सबक बन सकता है। हमें नहीं पता कि आखिर ये हमारी दोस्त है या फिर दुश्मन, ये हमारे एंसेस्टर है या फिर फॉरेन रैलम की। साथ ही अब यहाँ पे चारों ही तरफ कंफ्यूजन का ही माहौल दौड़ रहा होता है और वहीं पे वो फेनिक्स लगातार अपनी पावर को अनलिश किए जा रही होती है और वहीं पे मिस जियांग अपने सितार को जिस तरीके से बजा रही होती हैं, उस फेनिक्स की पावर और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही होती है। अब ये देख करके वहाँ पे 9 हेवन 10 अर्थ के जो छोटे मोटे कल्टिवेटर्स होते हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मिस जियांग अब अपनी थोड़ी सी पावर ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती हैं। चारों ही तरफ उनके स्पिरिचुअल ऑरा घूमने लगते हैं और उन सारे ही दोनों ही रैलम के कल्टीवेटर्स के चारों ही तरफ फॉर्मेशन भी धीरे धीरे करके अपीयर होने लगते हैं और उन लोगों को घेरने लगते हैं। वहीं पे वो फेनिक्स अब उड़ते हुए सीधा आसमान में जाती है, जिनके ऊपर सवार मिस जियांग होती हैं जो कि अभी भी उस इमॉर्टल सितार को बजा रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो फेनिक्स आसमान में जा कर के चारों ही तरफ फेनिक्स डोमेन को अपीयर कर देती है
और सब के सब उस डोमेन के अंदर फंस चुके थे और सबकी निगाहें आसमान में होती है। मगर तभी जब 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर नीचे देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो लोग इस समय उसी सितार के ऊपर खड़े हैं और वहाँ पे मिस जियांग जो कि उस सितार को बजा रही होती हैं और तभी उस सितार की एक लीड वहाँ पे टूट जाती है जो कि निकल करके सीधा ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करने लगती है, जहाँ पे वो लोग अपने सामने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को ला करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वहीं पे मिस जियांग फिर से एक बार धुन बजाती हैं, आसमान में कई सारे पोर्टल अपीयर हो जाते हैं और उनके अंदर से पावरफुल लेजर बीम अटैक फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब होने लगती है। तभी वहाँ पे होंग हंसते हुए कहता है कि सीनियर, आप तो कमाल कर रही हैं। एंसेस्टर इन फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर को अपने इमॉर्टल सितार से अटैक करके इन सबको ख़त्म कर दीजिए, इन्हें सप्रेस कर दीजिए, यहाँ से कोई भी बच करके इनका साथी जिंदा वापस ना जा सके। मगर तभी आसमान में एक और पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से पावरफुल अटैक सीधा ही होंग के ऊपर गिरता है। बेचारी रैबिट गर्ल भी बगल में होती है मगर वो दोनों ही इस अटैक से बच जाते हैं। मगर तभी वहां पे रैबिट गर्ल कहती है कि बेवकूफ हाथी मोटे कहीं के, तू पागल हो चुका है। अभी वहां पे होंग कहता है कि आखिर मेरी क्या गलती है। तभी रैबिट गर्ल कहती है तेरी गलती ये है कि तू हमेशा अपने मुंह से टट्टी करता रहता है। अब ये सुनकर के होंग कहता है कि मैंने थोड़ी ना सोचा था कि हमारे एंसेस्टर का गुस्सा तुमसे भी ज़्यादा बेकार होगा। जिस तरीके से तुम पागल हो उसी तरीके से हमारी एंसेस्टर भी पागल है, एकदम शॉर्ट टेम्पर की, जब देखो तब गुस्सा सर पे और नाक पे सवार रहता है। अब यहाँ पे तो होंग रैबिट गर्ल से ही पंगा ले लेता है। रैबिट गर्ल घसीट के कुछ बोलती ही नहीं है और एक किक सीधा ही उसकी बैली पे दे मारती है। होंग बेचारा तुरंत उस किक से टकराते पीछे छटक के जाके करता है और तभी रैबिट गर्ल कहती है कि मोटे पहाड़ में जा तू। मगर तभी हम वहाँ पे वूरेन को देखते हैं जो कि मिस जियांग को देख के कहता है कि एक इमॉर्टल जो कि सदियों पहले मर चुकी है और उसके अंदर तो खुद की ब्लड एसेंस तो क्या, उसकी सोल फ्लेम भी उसकी बॉडी या उसके स्कल के अंदर मौजूद ही नहीं है और उसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि वो हमारे सामने इतना ज़्यादा रूड बिहेव कर रही है। अब यहाँ पे तुम्हें किसी भी कीमत पे हम लोगों के सामने सरेंडर होना होगा और अपने इमॉर्टल ट्रेजर को हमें सौंपना होगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को समन करने लगता है, जहाँ पे मिस जियांग अभी भी अपनी पावर को बढ़ाए जा रही होती हैं अपने हाथों से उसे बजा करके। मगर वहीं पे वूरेन अब एकदम पागल हो चुका था। वो अपनी पावर को अनलेश करके अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को पावर प्रोवाइड करने लगता है और उसकी मार्शल स्पिरिट को अवेक करने की कोशिश करता है। तभी वहां पे इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट की मार्शल स्पिरिट धीरे धीरे करके अवेक होने लगती है। चारों ही तरफ उसके अंदर से ब्लड निकलने लगता है और वहीं पे वूरेन हंसते हुए कहता है कि अब ये 9 हेवन 10 अर्थ की ये जो कई बरसों पहले मरी हुई इमॉर्टल है अब यहाँ पे फिर से एक बार हमारे हाथों मारे जाएगी। जहाँ पे हम देखते हैं कि उस इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट के अंदर से एक जाइंट सा मुंह और कई सारे हाथ बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे वूरेन तैयार था अटैक करने के लिए, मगर तभी मिस जियांग अपनी धुन को बजा करके कई सारे पोर्टल्स को समन करके उसके अंदर से मल्टीपल स्लैश अटैक उस इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट के उन सारे ही हाथों के ऊपर करने लगती हैं, जिसकी वजह से वो सारे ही हाथ धीरे धीरे करके कटने लगते हैं। ये देख करके अब वूरेन भड़क जाता है और वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसका इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट और भी ज़्यादा पावरफुल होने लगता है। और तभी एक काफ़ी पावरफुल अटैक उस पॉट ने मिस जियांग के ऊपर कर दिया था। मिस जियांग भी वहाँ पे तुरंत अपने सितार से काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करती हैं और जैसे ही ये अटैक आपस में टकराता है वहाँ पे एक ब्लैक होल अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक होल वहाँ पे सारी ही चीज़ों को अपने अंदर खींचने लगता है। 9 हेवन 10 अर्थ के जितने कमज़ोर कल्टीवेटर होते हैं वो लोग यहाँ पे खुद को संभाल नहीं पा रहे होते हैं, उनकी हालत ख़राब होने लगती है, जिसे देख करके वहाँ पे वो तीनों ही यंग जनरेशन के सुप्रीम जो कि बचे थे वो लोग अपनी पावर को अनलिश करके अपने जूनियर कल्टीवेटर्स को सपोर्ट करने लगते हैं। वहीं पे 9 हेवन ब्लैक ड्रैगन भी अपनी पावर को अनलिश करके अपने जूनियर्स को बचाना शुरू कर देता है। और तभी हम वहाँ पे शी हाउ को देखते हैं जो कि अपनी 9 केव टेक्निक को परफॉर्म करके अपने फॉर्मेशन को चारों ही तरफ फैला देता है, सभी लोगों को वहाँ पे संभालने की कोशिश करता है। वहीं पे लिटिल किंग जो कि शी हाउ के कंधे पे बैठा था वो चिल्लाते हुए
कहता है कि शीहाओ के बच्चे जल्दी से तू मुझे प्रोटेक्ट कर, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही इमॉर्टल दाओ ट्रेजर हैं और अगर ये लोग ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो पूरा का पूरा स्पेस क्रैक हो जाएगा और अगर एक और ब्लैक होल यहाँ अपीयर हो गया तो हम सभी के सभी इस ब्लैक होल के अंदर खींचे चले जाएंगे और एक बार इसके अंदर गए तो हम सभी का यहाँ पे मरना तय है। अब यहाँ पे वो सभी लोग घबरा रहे होते हैं और तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर तुरंत वहाँ पे अपने वॉर बैनर को समन करते हैं और अपने सारे ही डिसेबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से उसे चारों ही तरफ से उन सभी लोगों के लपेट देते हैं। मगर यहाँ पे वूरन का दिमाग खिसक चुका था। वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पे अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉड की स्पिरिट को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा और अपने एनिमी को यहाँ पे ख़त्म करना होगा। सब के सब एक साथ अपनी पावर मेरे अंदर ट्रांसफर करो और मेरी मदद करो। और वहीं पे वूरन के साथी जो कि खुद प्रॉब्लम में होते हैं वो भला यहाँ पे क्या ही मदद करते हैं। तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर चिल्लाते हुए वूरन से कहते हैं कि बेवकूफ़ कहीं के, तू पागल हो चुका है। अगर तूने यहाँ पे एक और अटैक किया तो यकीनन ये स्पेस पूरी ही तरीके से 2 पार्ट में फट जाएगा और हम में से यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि हम सब के सब इस ब्लैक होल के अंदर खींचे चले जाएंगे। मगर तभी वूरन कहता है कि हम लोगों के पास यहाँ पे इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट है जो कि हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा इस जगह से निकलने के लिए। तुम लोग यहाँ पे खुद की खैर मनाओ क्योंकि यहाँ पे तुम सब के सब मारे जाओगे। ये कहने के साथ वो हंसते हुए अब पागलों की तरह अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, साथ में उसके साथी भी, जिसकी वजह से उसके इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट की पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जहाँ पे वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका था 9 हेवन 10 अर्थ के सारे ही कल्टिवेटर्स को मारने के लिए। जहाँ पे अब वूरन ने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट की स्पिरिट को पूरी ही तरीके से एक्टिवेट कर दिया था। अब ये पूरी ही तरीके से फाइनल अटैक करने वाला था सीधा ही मिस यांग के ऊपर। यहाँ पे वूरन कहता है कि अब यहाँ पे तुम सब के सब अपने एंसेस्टर के साथ मरोगे। ये कहने के साथ उसने अटैक कर दिया था मगर तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर उस ब्लैक होल के सामने अपीयर होते हैं और तुरंत दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन करके काफ़ी पावरफुल डबल स्लैश अटैक वूरन के अटैक के ऊपर कर देते हैं। जो अटैक वूरन का उस ब्लैक होल को हिट करके उसे और भी एक्टिवेट करता, उससे पहले ही ग्रेट एल्डर ने उस ब्लैक होल के साथ साथ वूरन के अटैक को भी तबाह कर दिया था। मगर यह अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि पूरा ही आसमान वहाँ पे दहल जाता है। सारे ही कल्टीवेटर एकदम डर के कांपने लगते हैं। मगर यहाँ पे वूरन अभी भी अपनी पावर को अनलिश करके एक और अटैक करने वाला होता है। वहीं पे ग्रेट एल्डर भी पूरी ही तरीके से तैयार थे और वहीं पे हम देखते हैं ग्रेट एल्डर और वूरन का जो पहली बार अटैक आपस में टकराया था, ऑलरेडी आसमान में एक क्रैक बन चुका था जिसके ऊपर एक और अटैक करके वूरन उसे और बड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख के ग्रेट एल्डर दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को पूरी ही तरीके से चार्ज करते हैं और सीधे ही वूरन के ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक कर देते हैं। अब ये अटैक सीधे ही जाकर के वूरन के अटैक के ऊपर टकराता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। मगर यहाँ पे ग्रेट एल्डर ने वूरन की पावर को काउंटर करके उसे सप्रेस कर दिया होता है। मगर वहाँ पे वो पुराना स्पेस क्रैक अभी भी मौजूद था जो कि बहुत ही तेज़ी से सारे ही कल्टीवेटर को अपने अंदर खींच रहा होता है। यहाँ तक कि उस बेचारे वूरन का इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉड भी उसके अंदर खींचा जा रहा होता है और साथ में फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर भी अब उस क्रैक की ओर जा रहे होते हैं। मगर तभी हम देखते हैं मिस जियांग जो कि अपनी धुन को फिर से बजाती हैं जिसकी वजह से चारों ही तरफ उनकी धुन फैल जाती है और समय जैसे कि यहाँ पे रुक चुका हो। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि सारी ही चीज़ें बिल्कुल अब यहाँ पे बदल चुकी थी। वो सारे ही दोनों ही रैलम के कल्टीवेटर अब एक अलग सी ही जगह पे आके खड़े हो चुके होते हैं जहाँ पे उनके सामने एक कफन होता है और वो कफन उस इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट के अंदर से फॉरेन रैलम के इमॉर्टल्स के ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है लगातार, जिसकी वजह से अब सभी लोगों का ध्यान सीधे ही उस कॉफिन के ऊपर पड़ जाता है। वहीं पे हम शीहाओ और ग्रेट एल्डर को भी देखते हैं जहाँ पे शीहाओ कहता है कि ग्रेट एल्डर, इसका मतलब हम लोग अभी एक इल्यूजन में फंसे थे और आपके अटैक की वजह से वो इल्यूजन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हाँ, मुझे भी यहाँ पे यही लग रहा है, मगर अभी भी मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है।
ये कोई ट्रेजर का ट्रायल है या फिर कुछ और वहीं पे वो कफन जो कि बहुत ही तेजी से आसपास के फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की यानी कि इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, वो उतनी तेजी से वहां पे ग्लो कर रहा होता है। और जब इसके ऊपर फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर दी तुई की पड़ती है तो वो कहता है कि आखिर ये किस तरीके का एवेल कफन है जो कि लगातार ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो भी हमारे रैलम के इमॉर्टल्स का। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे एंशियंट एंसेस्टर ने जिस ट्रेजर को हमें लाने के लिए बोला है, कहीं ये ट्रेजर वही तो नहीं है। अब यहाँ पे फॉरेन रैलम के भी कल्टीवेटर बड़े ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर अब ये लोग यहाँ पे क्या कदम अपना आगे उठाएं। वहीं पे वो कफन अभी भी रुका नहीं होता है, वो लगातार अपने अंदर इमॉर्टल्स के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। मगर तभी मिस जियांग वहाँ पे अपने सितार को एक बार और प्ले करती हैं। जैसे ही उसके अंदर से धुन बाहर निकलती है, चारों ही तरफ का एरिया एकदम गूंज उठता है और तभी उनकी धुन के अंदर से कुछ ब्लड एसेंस बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए ज़मीन की तरफ जाने लगते हैं। अब ये देख करके सबकी नज़र अब उन ब्लड एसेंस के ऊपर पड़ जाती है कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। वहीं पे हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने से ही ज़मीन के अंदर से फिर से ज़मीन को फाड़ करके दो फॉरेन रैलम के पावरफुल इमॉर्टल्स बाहर निकलते हैं जो कि मर चुके थे। वहीं पे हम डिवाइन एकेडमी के यान दाओ को देखते हैं जो कि कहता है कि आखिर अब ये क्या बेहुदा चीज़ है। भी वहाँ पे होंग कहता है कि शांत हो जाओ, हम लोग ऑलरेडी इमॉर्टल से आमना सामना कर रहे हैं और ये जो इमॉर्टल दाओ ऑरा है वो 9 हेवन 10 अर्थ के ऑरा से काफ़ी ज़्यादा गहरा है, इसलिए शांत होकर के थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाओ। ये कहने के साथ वो सभी लोग अपने सामने देखते हैं जहाँ पे वो जाइंट से फिनिक्स और उसके फेदर के नीचे दो फॉरेन रैलम के पावरफुल इमॉर्टल्स मौजूद होते हैं, जिसे देख के अब दोनों ही रैलम के कल्टीवेटर्स का दिमाग ख़राब हो जाता है कि आखिर अब यहाँ पे उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। और इसी सस्पेंस के साथ ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।